हेलो एवरीवन। सो इन द प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था अबाउट द एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या हैं? दीज आर द लैंडफॉर्म्स जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर ही बनती हैं। जैसे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो थी वो सरफेस के ऊपर बनती थी, बट ये जो इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं ये अर्थ की लेयर्स के अंदर ही बनती हैं, दैट इज लिथोस्फेयर के अंदर ही ये बनती हैं, जैसे बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स। तो दीज आर द इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। नाउ इसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो द फर्स्ट वन इज बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या है? दीज आर द लॉन्ग irregular dome shaped structures formed by the cooling of magma along deeper layers of the lithosphere. For example, Carnatic Plateau. तो बैथोलिथ क्या है? लॉन्ग irregular dome shaped structure है ऐसे। सो दीज आर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसे इस तरह से डोम की शेप में है, जो कैसे बने हैं? बाय कूलिंग ऑफ द मैग्मा। तो इस जगह पे मैग्मा था जो कि कूल हो गया और ये इस तरह से डोम शेप्ड इरेगुलर स्ट्रक्चर बन गए। और ये कहाँ बने? अलोंग द डीपर लेयर्स ऑफ द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की डीपर लेयर्स में ये ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। सो बैथोलिथ इज अ long irregular dome shaped structure that is formed by the cooling of magma within the deeper layers of the lithosphere. तो ये है फर्स्ट टाइप। देन सेकंड वन इज लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है? दीज आर द मशरूम शेप्ड फीचर्स formed due to the intrusion of magma while maintaining contact with the magma chamber. इसकी भी एग्जांपल है कर्नाटक प्लेट्यू। तो इसमें क्या है? लैकोलिथ इज अ मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जैसे मशरूम होती है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और ये इसकी स्टॉक है। So it is a mushroom shaped feature that is formed due to the intrusion of magma while maintaining the contact with the magma chamber. तो ये जो इसका मैग्मा चैम्बर था, जहाँ से ये मैग्मा का सोर्स था, पेरेंट मैग्मा चैम्बर जो था, वहाँ से इसका कांटेक्ट मेंटेन रहता है। जो बैथोलिथ हमने देखा था इसमें इसका कांटेक्ट नहीं था मैग्मा चैम्बर के साथ, वाइल जो लैकोलिथ है दैट इज अ मशरूम शेप्ड, ऐसे मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका अपने नीचे पेरेंट मैग्मा चैम्बर के साथ में कांटेक्ट मेंटेन रहता है। तो ये मशरूम जैसा दिखता है, ये मशरूम की जो अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये जो इसकी स्टॉक है। तो इस तरह से ये लैकोलिथ जो है मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर है विच मेंटेन्स इट्स कांटेक्ट विद इट्स मैग्मा चैम्बर। तो लैकोलिथ और बैथोलिथ में यही मेन डिफरेंस है कि लैकोलिथ में मैग्मा चैम्बर के साथ कांटेक्ट मेंटेन रहता है, वाइल बैथोलिथ में ऐसा नहीं होता। दैट इज लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या है? व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज अलोंग अ सॉसर शेप्ड डिप्रेशन, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लोपोलिथ। तो एक सॉसर शेप, सॉसर क्या है? जब हम जैसे चाय पीते हैं तो चाय का जो कप होता है उसके नीचे जो छोटी सी प्लेट होती है सॉसर, तो दैट इज इन द शेप ऑफ दिस। तो ऐसे सॉसर शेप्ड जब ये मैग्मा जो है ये कूल करके स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको बोलते हैं लोपोलिथ। So this is lopolith. Then is sills or sheets. So these are formed due to the cooling of magma along horizontal bedding plains. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में इस तरह से जब मैग्मा जो है ये कूल करता है और ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, रॉकी स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग शीट्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में डिपॉजिट होता है, तो इसको बोलते हैं शीट्स और सिल्स। वाइल जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है डाइक्स, वो क्या है? दीज आर द वर्टिकल वॉल लाइक फॉर्मेशंस। सिल्स या शीट्स जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी, वाइल जो डाइक्स हैं ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है, वर्टिकल वॉल लाइक फॉर्मेशंस ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा। एग्जांपल द वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो सभी केसेस में मैग्मा की कूलिंग होकर एक स्ट्रक्चर बन रहा है। मेन उनका डिफरेंस शेप का है या कॉन्टेक्ट विद द पेरेंट मैग्मा चैम्बर है। तो बैथोलिथ क्या था? बैथोलिथ में एक इरेगुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका अपने पेरेंट मैग्मा चैम्बर के साथ कांटेक्ट नहीं है और ये यूजुअली जो लिथोस्फेयर है उसकी डीपर लेयर्स में बनता है। जो लैकोलिथ था वो ऑल्सो इट इज़ अ मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर, और वो अपने मैग्मा चैम्बर के साथ में ऐसे कांटेक्ट मेंटेन रखता है थ्रू अ स्टॉक।
तो ये जो सारा स्ट्रक्चर बनता है इट रिजेंबल्स अ मशरूम, तो इट देयरफॉर इट इज अ मशरूम shaped structure which is formed by the cooling of magma and it maintains its contact with the magma chamber. जो थर्ड वन हमने पढ़ा लोपोलिथ, दैट इज अ सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर। तो सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जब मैग्मा इस शेप में यहाँ पे सॉलिडिफाई करके रॉक बन जाती है। जो शीट्स हैं या सेल्स हैं वो भी वैसे ही है कि मैग्मा यहाँ पे सॉलिडिफाई होकर रॉक बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल शीट्स, ऐसे शीट्स की फॉर्म में हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वाइल जो डाइक है वो उसमें वर्टिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस, डाइक इज वर्टिकल स्ट्रक्चर, sheets are the horizontal structure, lopolith is the saucer shaped structure, batholith is the irregular dome shaped structure जिसका अपने मैग्मा चैम्बर के साथ कांटेक्ट नहीं है, while laccolith का अपने मैग्मा चैम्बर के साथ कांटेक्ट होता है। So these are the various intrusive volcanic landforms और इन सभी केसेस में क्या बन रहा है यहाँ पे intrusive igneous rocks। जो igneous rocks extrusive volcanic landforms की थी वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स थी बिकॉज वो सरफेस के ऊपर बन रही थी, वाइल सिंस ये लिथोस्फेरिक लेयर्स में ही ट्रैप्ड हैं ये रॉक्स, तो दीज आर द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इसलिए बिकॉज ये सारी मैग्मा से ही बन रही हैं। तो पहले वाली जो थी वो एक्सट्रूसिव थी, ये वाली जो है ये अर्थ की सरफेस के लेयर्स के अंदर है, लिथोस्फेयर के अंदर है, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड दीज आर द intrusive volcanic landforms batholith, laccolith, lopolith, sills or sheets and dikes. So now with this we complete the various volcanic landforms. पहले हमने extrusive पढ़ी थी और आज हमने intrusive पढ़ी है. And finally we will conclude this topic of volcanism by studying the impacts of volcanism. तो volcanism के effects क्या हैं? तो volcanism is a natural phenomena जिसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन अर्थ। तो पहले अगर हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में देखें तो द फर्स्ट वन इज देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर एक्सप्लोजन एट्सेट्रा। तो जब ये लावा जो है ये फ्लो करता है तो इसके पाथ में जो भी लिविंग बीइंग्स आते हैं या कोई प्रॉपर्टी आती है वो सारा कुछ ये डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्न कर देता है। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी मेनली ड्यू टू फायर एंड एक्सप्लोजन। देन इज एसिड रेन। ना एसिड रेन किस लिए होती है? जब ये वॉल्केनो से जो लावा है वो इरप्ट करता है तो वो लावा के साथ में बहुत सारा ऐश एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं। तो वॉल्केनो से बहुत कुछ निकलता है, रॉक्स निकलती हैं मोल्टन स्टेट में, इवन सॉलिड मटेरियल भी निकल सकता है, ऐश है और बहुत सारी गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, तो ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये इन सॉलिड सर्फेसेस जो सॉलिड पार्टिकल्स इसमें निकले हैं इनके अराउंड कंडेंसेशन होके यहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं। तो वो क्लाउड्स जो है इनमें सिवियर थंडरिंग थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिलती है और फिर अल्टीमेटली इसमें से रेन भी देखने को मिल सकती है। जो ऐश है जो सारा मटेरियल है वो तो नीचे गिरेगा ही इन द फॉर्म ऑफ रेन, साथ में यहाँ पे एसिडिक रेन भी हो सकती है बिकॉज जो सारी ये ऑक्साइड्स थी, ये गैसेस थी, ये वाटर वेपर के साथ मिलके एसिडिक कंपोनेंट्स बना देती हैं। फॉर एग्जांपल ये सल्फ्यूरिक एसिड बना सकती हैं और ये नाइट्रिक एसिड बना सकती हैं जिसकी वजह से जो पीएच है उस रेनफॉल के पानी का वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से एसिड रेन हो सकती है। देन इज हेल्थ हैजर्ड्स ड्यू टू द हार्मफुल पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो सिंस ये इतनी सारी गैसेस ऐश निकल रही हैं और इनको इनहेल करने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और साथ में स्किन के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सो हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं इसके साथ में। देन आर सुनामी एंड अर्थक्वेक। नाउ क्या है, अगर कोई अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई वॉल्केनो बहुत वायलेंटली इरप्ट करता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका कुछ पार्ट कोलैप्स हो सकता है जैसे हमने काल्डेरा में पढ़ा था। वैसे ही उसकी बाहर वाली साइड पे भी जो वो माउंटेन है, जो वॉल्केनिक कोन है, उसका कुछ पार्ट कोलैप्स कर सकता है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं। और अगर यही वॉल्केनिक इरप्शन जो है ये ओशियन में हो रही है तो ओशियन के बेस से जब वायलेंटली ऐसे ये एक्सप्लोजन होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक आ सकते हैं और अर्थक्वेक की वजह से साथ में सुनामी भी ट्रिगर हो सकती है। देन आर द डिस्टर्ब्ड हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ।
तो हीट बैलेंस के बारे में हम लोग डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, बट अगर बेसिक बात करें तो हीट बैलेंस क्या है कि जितनी रेडिएशन स्पेस से अर्थ पे आ रही है उतनी ही रेडिएशन अर्थ से स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट वापस होनी चाहिए, तभी अर्थ का जो हीट है, जो उसका बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। अगर 100 यूनिट्स आ रहे हैं तो 100 यूनिट्स ही अर्थ से वापस भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर ज़्यादा सनलाइट या रेडिएशन आएगी और कम वापस जाएगी तो अर्थ जो है वो गर्म हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और अगर ज़्यादा रेडिएशन जा रही है और वापस जो अर्थ की तरफ कम आ रही है तो अर्थ की कूलिंग हो जाएगी और दोनों में ही अर्थ का जो हीट बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो ऐसे बड़े-बड़े जो क्लाउड्स बनते हैं वो पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच नहीं पाती और ना ही अर्थ के सरफेस से जो रेडिएशन है वो वापस स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो पाती। तो ये एक ट्रैप बन जाता है। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनिशियली थोड़ी कूलिंग होती है, बट बाद में इन लॉन्ग टर्म यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होती है बिकॉज हीट यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। देन इज इनॉर्मस लैंडस्लाइड्स एंड मड फ्लो, ये हमने डिस्कस कर लिया है। देन इज डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे ये वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं तो यहाँ पे इन एरियाज को खाली कराना पड़ता है, तो लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कराना पड़ता है। तो दीज आर ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म। बट इसके साथ-साथ में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है बेसिकली, इसके बारे में हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बेसिकली बात करें तो क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर लैंड पे जब कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, तो इनिशियली माइक्रोस्कोपिक लाइफ वहाँ पे आ जाती है। फिर वो माइक्रोस्कोपिक लाइफ से स्लोली-स्लोली थोड़ी-सी बड़ी, थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म आती है, फिर स्लोली ओवर द टाइम उससे बड़ी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, ऐसे ये आगे सीरीज़ में ऐसे चलता रहता है। तो दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में वोल्केनो कैसे हेल्प करते हैं, जब ये लावा इरप्ट करता है, तो जहाँ पे ये लावा फ्लो करता हुआ जाता है, वहाँ की सारी वेजिटेशन और लाइफ को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो स्लोली क्या होता है, जब ये लावा जो है ये कूल होके सॉलिडिफाई होता है तो अल्टीमेटली यहाँ से न्यू लाइफ ओरिजिनेट करती है, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रासेस यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करता है। देन इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक सॉइल्स बनी है हमारे डेक्कन ट्रैप्स की, डेक्कन प्लेट्यू में, तो वो ऐसे ही बनी थी जब वहाँ पे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस बने थे, स्लोली उनकी जो वेदरिंग होके वहाँ पे, तो ऐसे फर्टाइल ब्लैक सॉइल्स वहाँ पे बनी थी और विच आर आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। तो इस तरह से फर्टाइल सॉइल्स भी वल्केनिज्म से बनती है। देन इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो सिंस ये जो लावा है ये क्या है, मोल्टन रॉक्स है, और रॉक्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, तो वो भी सारा कुछ हमें यहाँ से मिलता है। देन इज रिवर्स कैन ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम क्रेटर लेक्स। तो हमने पढ़ा था कि जब क्रेटर में पानी भर के क्रेटर लेक बन जाती है तो उस क्रेटर लेक से कुछ रिवर्स भी ओरिजिनेट कर सकती हैं, वहाँ से कुछ रिवर्स भी निकलती हैं, तो उससे भी इकोलॉजिकल फायदा होता है। देन इज टूरिज्म पोटेंशियल, एग्जाम्पल गीजर, हॉट स्प्रिंग एक्सेट्रा। और ऑल्सो इवन लोग इरप्टिंग वॉल्केनोस को देखने के लिए भी जाते हैं। सो टूरिज्म पोटेंशियल भी इनका होता है। देन इज मेडिसिनल वैल्यू ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। देन इज फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स। तो जब ये वॉल्केनो ओशन के अंदर इरप्ट करते हैं, स्लोली ओवर द टाइम ये साइज में ग्रो करते रहते हैं और एक टाइम आता है जब ये वाटर सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और इस तरह से वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाते हैं। देन इज जियोथर्मल एनर्जी। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं, दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्केनिक फिनोमिनन। बट इसकी लिमिटेशन यही है कि ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकती। देन इज एटमॉस्फेरिक कूलिंग। तो इनिशियली जब वॉल्केनोस इरप्ट करते हैं तो सिंस ये इसके जो क्लाउड होते हैं वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तो इनिशियली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कूलिंग होती है थोड़ी सी, बट इन द लॉन्ग टर्म ये ग्लोबल वार्मिंग करते हैं बिकॉज वो जो हीट रिलीज हो रही है वो अर्थ पे ही ट्रैप हो जा रही है, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वार्मिंग होती है। देन फाइनली स्टेबलाइजेशन एंड रिलीज ऑफ द इंटरनल हीट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के इंटीरियर में जो ये हीट थी, कोर में, मेंटल में,
उसको ये एक तरह से रिलीज करने में हेल्प करता है। और वो रिलीज कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ दीज वोल्केनिक इरप्शंस। So these were various positive and negative impacts of volcanism. And with this, we finish the topic of volcanism. And in the subsequent classes, we will discuss about the remaining topics of geomorphology.